हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैटेगरी साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी इस पर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख पा रहे हैं। यहाँ पे सवाल में हमसे पूछा गया है कि प्लेटिनियम और सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। आसान भाषा में आंसर लिखिएगा कि प्लेटिनियम सोना और चांदी कम अभिक्रियाशील धातु होता है। दूसरी ओर इसमें जंग भी नहीं लगता है और इसकी चमक हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि प्लेटिनियम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अब आसान भाषा में कैसे याद रखिएगा। तो दोस्तों, प्लेटिनियम सोना और चांदी एक ऐसे धातु है जो कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं, यानी ये बहुत कम अभिक्रिया करते हैं। और दूसरी ओर इसमें जंग नहीं लगता है, यानी इसमें बीजी भी नहीं पकड़ता है। और इसकी जो चमक है ना, ये बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। यही कारण है कि प्लेटिनियम और सोना चांदी का उपयोग जो है वो आभूषण बनाने में किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सवाल ऑलरेडी मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है और आपके भी मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अतः इसे याद कर ही लीजिए कि साबुन और अपमार्जक में क्या क्या अंतर होते हैं। आसान भाषा में ऐसे लिखिएगा कि साबुन और अपमार्जक में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में तमाम छात्रों को रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि साबुन में कार्बोक्सिल अम्ल की लंबी श्रृंखला वाला सोडियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक में लंबी श्रृंखला वाला बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण होते हैं। और बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो C6H6 होता है, जिसमें कार्बन की परमाणुओं की संख्या 6 होती है और हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या भी 6 होती है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि साबुन कठोर जल में सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी सफाई के लिए उपयुक्त है। इसी को हम अपने भाषा में बोल सकते हैं कि साबुन द्वारा कठोर जल में कपड़ा साफ नहीं किया जा सकता है, जबकि अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी कपड़ा की सफाई किया जा सकता है। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि साबुन वनस्पति तेल से बनाई जाती है, जबकि अपमार्जक पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनाई जाती है। साबुन जितने भी प्रकार के साबुन होते हैं ना, ये तमाम साबुन वनस्पति तेल के माध्यम से बनाई जाती है। जबकि अपमार्जक की बात करें, अपमार्जक को ही हम लोग आसान भाषा में सरफ कहते हैं और ये जो बनाए जाते हैं ना, ये पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन के माध्यम से बनाए जाते हैं। उसके बाद में लिखिएगा कि साबुन से जल प्रदूषण कम होता है, जबकि अपमार्जक से जल जो प्रदूषण है ना, ये काफ़ी ही ज़्यादा होता है। वहीं पे साबुन की अपेक्षा अपमार्जक की जो आर्द्रता गुण होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। अब अगले वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानने जा रहे हैं कि एक अच्छे साबुन की क्या क्या विशेषताएं होती है। इस क्वेश्चन को जानने के बाद आप तमाम छात्र एवं छात्राएँ यह जान पाएंगे कि एक अच्छा साबुन में कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अच्छे साबुन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि अच्छे साबुन एक अल्कोहल में विलय होता है। जब भी एक अच्छे साबुन को अल्कोहल के विलयन में डाल देते हैं ना, तो वो घुल जाता है, यानी वो विलय हो जाता है। यदि कोई साबुन अल्कोहल के विलयन में डालने पर विलय नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह साबुन अच्छा साबुन नहीं है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि अच्छे साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए। अगर मान लेते हैं कोई भी एक ऐसा साबुन है जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो इस्तेमाल करते समय यदि चटक गया यानी टूट गया तो समझ लिए कि दी गई साबुन अच्छा साबुन नहीं है। यदि नहीं चटक रहा है तो कहीं ना कहीं साबुन आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होनी चाहिए। आप सभी को मालूम होगा कि क्षार स्वाद में कड़वा होता है, तो यदि कोई भी साबुन जो है वो कड़वा होता है यानी उसमें क्षार मुक्त रहता है, तो समझ लीजिए कि वह साबुन आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है कि एस्टर का उपयोग बताइए। आइए हम लोग जानने जा रहे हैं आखिर एस्टर का उपयोग कौन कौन से कार्यों में किया जाता है।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस्टर का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में आप तमाम छात्रों को लिखना होगा कि एस्टर का उपयोग 63 पेय पदार्थ में किया जाता है। एस्टर का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। एस्टर का जो उपयोग है ना वो मिठाई बनाने में किया जाता है। साथ ही एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है। एक बार फिर से हम आप सभी को बता रहे हैं कि एस्टर का उपयोग 63 पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। साथ ही एस्टर का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। एस्टर का उपयोग अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाने में की जाती है और साथ ही एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में भी की जाती है। अगला सवाल है हमारा कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्यों? आसान भाषा में कहे तो आखिर वह कौन ऐसा कारण है जिसके माध्यम से सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो आसान भाषा में आंसर लिखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम केरोसिन तेल में विलय होता है और कोई अभिक्रिया भी नहीं करता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। आसान भाषा में कहें तो दोस्तों सोडियम और पोटेशियम का ज्वलन ताप काफ़ी ही निम्न होता है, जो कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है, यानी उसमें आग पकड़ लेता है। दूसरी ओर जब हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं तो ये घुलता भी नहीं है, यानी विलय भी नहीं होता है। साथ ही केरोसिन तेल के साथ सोडियम और पोटेशियम कोई अभिक्रिया करके अन्य पदार्थ का निर्माण भी नहीं करता है। यही तमाम कारण है, यही तमाम रीज़न है जिसके कारण सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसी में ऐसा ही एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या कारण है कि श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है? तो आसान भाषा में कह दीजिएगा कि देखिए श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप काफ़ी ही निम्न होता है, जो कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है। दूसरी ओर श्वेत फास्फोरस पानी में अविलय होता है और उसके साथ कोई अभिक्रिया भी नहीं करता है। यही कारण है कि श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखते हैं और सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगला सवाल है हमारा कि संक्षारण क्या है? तो दोस्तों आसान भाषा में संक्षारण का उदाहरण जान लीजिए। मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। तो दोस्तों संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें अभिक्रिया धातु नमी युक्त हवा से अभिक्रिया करके अवांछित रूप में परिवर्तित हो जाते हैं या अवांछित पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसे ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। दोस्तों संक्षारण जो है ना एक प्रकार की ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, या लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, सिल्वर सल्फाइड में बदलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अवकरण अभिक्रिया है। अब यहाँ तो आप जान गए कि संक्षारण क्या होते हैं। अब अगले वाले सवाल के माध्यम से अब तमाम छात्र जानने जा रहे हैं कि किसी भी वस्तु को संक्षारण होने से कैसे रोक सकते हैं, यानी संक्षारण रोकने के उपाय बताइए। तो आसान भाषा में बताइएगा कि संक्षारण रोकने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। पहला जो उपाय है धातु की सतह पर पेंट कर देना चाहिए। जितने भी धातु एग्जाम्पल के तौर पे लोहा को ही देख लीजिए, यदि लोहा संक्षारित हो रहा है, हम चाहते हैं कि वो संक्षारण से बच जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो लोहे की सतह पर पेंट कर देना चाहिए। पेंट करके हम किसी भी धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो इसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि धातु की सतह पर एल्युमिनियम या जस्ता की परत चढ़ा देनी चाहिए। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि धातु को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देना चाहिए और धातु की सतह पर ग्रीस या वार्निश की परत चढ़ाकर हम तमाम धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि अपरूपता क्या है और कार्बन के कितने अवरूप है। मैट्रिक के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ये तमाम क्वेश्चन जितने भी आज के इस वीडियो में आप तमाम छात्र देख पा रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आप सभी को बता रहे हैं, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है। अतः इस दिए गए सभी क्वेश्चनों को याद कर ही लीजिएगा। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियल टेलीग्राम को सब्सक्राइब कीजिए और वहां से आप जाके अपने मैट्रिक एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
साथ ही मैथ इन्वाइटिव्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन पे भी सभी PDF का लिंक दे दिया गया है। और हमारे एजुकेशनल वेबसाइट questionforexam.com पे भी जाके आप ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानने जा रहे हैं अपरूपता क्या है और कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। तो दोस्तों, जब कोई भी तत्व प्रकृति में विविध भौतिक गुणों को साथ विविध रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं। और इनके यही रूप जो है अपरूप कहलाते हैं। नहीं समझ में आया ना, तो फिर से बता देते हैं। जब कोई भी तत्व प्रकृति में विविध भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले तमाम तत्व जो है ना, ये विविध भौतिक गुणों के साथ साथ विविध यानी अलग अलग रूपों में पाया जाता है, इसी घटना को हम लोग अपरूपता करते हैं। और इनके जो भी रूप होते हैं ना, इन्हीं रूप को अपरूप कहते हैं। अब आइए जानने जा रहे हैं कार्बन के दो अपरूप होते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, कार्बन के प्रमुख अपरूप ये हैं, एक होते हैं हीरा और दूसरा होते हैं ग्रेफाइट। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि कार्बन के दो अपरूप कौन कौन से होते हैं। तो बता सकते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप होते हैं। अगला सवाल है हमारा कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, इस्पात का नहीं। यानी क्या कारण है कि जब भी गर्म जल का टैंक बनाया जाता है ना, तो उसमें तांबे का प्रयोग किया जाता है लेकिन इस्पात का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए इसका आसान भाषा में रीजन जानने जा रहे हैं। तो दोस्तों, तांबा जो है जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करती है, किंतु लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देती है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, इस्पात का नहीं। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा, इस्पात एक प्रकार का लोहा होता है। ठीक है, तो सवाल पूछा गया कि अगर जितने भी गर्म जल का टैंक बनाया जाता है वो तो इस्पात से भी बनाया जा सकता है, लेकिन तांबे से ही क्यों बनाया जाता है। तो आप तमाम छात्र बोलेंगे कि देखिए, तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, किंतु लोहा जो है ना, ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है कि ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देता है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग किया जाता है, वहीं पे इस्पात का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद में अगला वाले सवाल के माध्यम से आप तमाम छात्र जानने जा रहे हैं धातु कर्म क्या है। ऐसे सवाल भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और इसके उपयोग में लाने के पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं। आसान भाषा में कहे तो अयस्कों से धातु के जो भी प्रकार के निष्कर्षण होते हैं, तो निष्कर्षण और इसके उपयोग में लाने के पहले जितने भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाती है, इन तमाम प्रक्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं। दोस्तों, धातु कर्म जो है ना, ये प्रमुख पद निम्नलिखित है। आइए जानने जा रहे हैं धातु पद के कौन कौन से प्रमुख पद होते हैं। पहला पद है अयस्कों का सांद्रण, निष्पाटन तथा भर्जन, अवकरण और शुद्ध धातुओं का शोधन। अगला वाले सवाल को देखिए कि अम्ल क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी अम्ल और क्षार में क्या क्या अंतर होते हैं। तो आसान भाषा में लिखिएगा कि दोस्तों, अम्ल और क्षार में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। कौन कौन से अंतर है, तो पहले लिखिएगा कि देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार स्वाद में तीखा होता है। इसे आप तमाम छात्र ऐसे भी लिख सकते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार का जलीय विलयन स्वाद में तीखा होता है या कड़वा होता है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में आप तमाम छात्रों को लिखना होगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। केवल उल्टे बोलते जानना है, यानी अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वहीं पे क्षार की बात करें तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है जबकि क्षार को जल में घोलेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं बल्कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, तो क्षार भी क्या करेगा, अम्ल को उदासीन करेगा। अब जाहिर सी बात है, जब अम्ल क्षार को उदासीन करेगा तो अम्ल क्षार को थोड़े छोड़ेगा, क्षार भी अम्ल को क्या करेगा, उदासीन कर देगा। रोमन नंबर 5 में लिखिएगा कि अम्ल मैथिल ऑरेंज को लाल कर देता है जबकि क्षार मैथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। इस प्रकार से आपने जाना अम्ल और क्षार में कौन कौन से अंतर होते हैं। अब यहाँ पे आप जानने जा रहे हैं कि पीएच स्केल होते क्या हैं, इसका इस्तेमाल किस प्रकार से और कौन से कार्यों में किया जाता है। तो दोस्तों,
पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता मापी जाती है। इसका आविष्कार एचपी सोरेंस महोदय ने किया था, जिस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो अम्लीय कहलाता है। देखिए यहाँ पे गलती लिखा गया है। जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक रहता है तो वो क्षारीय कहलाता है। क्या होगा दोस्तों? क्षारीय कहलाता है। 7 से अधिक हो तो क्षारीय, 7 से कम हो तो अम्लीय, और यहाँ पे 7 रहे तो उदासीन कहलाता है। किसी विलयन का पीएच मान बराबर होता है -log इंटू हाइड्रोजन आयन होता है। अब आसान भाषा में क्या है तो दोस्तों, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसका आविष्कार एचपी सोरेंस महोदय नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस स्केल की खासियत ये होती है कि इसके माध्यम से हम किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को मापते हैं। इस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 1 से 7 के बीच में आता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में आता है तो वह विलयन क्षारीय विलयन कहलाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 या 7 के बराबर आता है तो ऐसे तमाम विलयन को हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं। जैसे उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है तो क्षार होता है। और कोई भी OH लगा रहे, जैसे NaOH, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तत्व के साथ OH लगा रहे तो समझ लीजिए कि यह हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना, ये क्षार होते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन बताए हैं जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए थे और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।